डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये 4 एग्जाम्पल जो हैं स्टडी कर चुके हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ये क्रोमियम अमोनिया कम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव, और आपको याद है कि ये सारे जो कम्प्लेक्स हमने पिछली बार स्टडी किए थे वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही थे, और इन सब की जो शेप थी वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है। हाइब्रिडेशन जो है सबकी सेम जरूरी नहीं कि हो। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल की आपको याद होगा कि D2sp3 हाइब्रिडेशन थी, और इसमें भी फॉर्मेशन जो FeCN6 वाला था, इसमें भी आपको याद है कि D2sp3 ही हाइब्रिडेशन थी। और जो Fe का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स था उसमें आउटर d ऑर्बिटल यूज़ किए गए थे, तो वो हाइब्रिडेशन कौन सी थी? sp3d2। और कोबाल्ट का जो फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी आपको याद है कि sp3d2 ही हाइब्रिडेशन थी। इसको भी क्या बोलते थे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये बताया गया था कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो वीक लिगेंड के केस में बनते हैं। जैसे फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड आयन, वो वीक लिगेंड है, और वाटर भी क्या है? एक वीक लिगेंड है। CN जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो उसमें D3D वाला यूज़ होता है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जिसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन होती है, इनको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इन एग्जाम्पल में सभी में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, जैसा कि आपने देखा। और आगे हमें जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कुछ और एग्जाम्पल आज स्टडी करने हैं। आगे 5th एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NiCO4। तो ये निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। तो 4 जहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि या तो DsP2 हाइब्रिडेशन हो सकती है या sp3 होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो अगर इनर d ऑर्बिटल खाली हो जाए तो फिर वो DsP2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो पाएगी, और वो नहीं पॉसिबल हो पाया तो फिर sp3 होगी। तो आपको समझना ये है कि जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो कि DsP2 हो सकती है या किसी केस में sp3 होगी। तो ये हम देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। इस एग्जाम्पल में निकल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहले एटॉमिक नंबर तो आपको याद होगा 28 है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? आर्गन, आर्गेनिक नोबल गैस है। तो आगे हम लिखते हैं 4s2 3d8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 28 है तो 4s2 पे 20 हो जाता है, आर्गन का 18 है। तो इस तरह से D में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 28 एटॉमिक नंबर निकल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। एक आपको यहाँ पे यह याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ऑक्सीडेशन नंबर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में निकल का आप देख रहे हैं कि 0 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, निकल एटम की बनाते हैं पहले। तो निकल एटम में यहाँ पर ये वाला जो है, जो 5 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3d है, और आगे एक 4s ले लेते हैं, और उससे आगे हम क्या लेंगे? 4p। तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? निकल के 8 हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हम इसमें डालते हैं वो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5। तो 8 हैं, अभी तो 5 हुए हैं, तो आगे पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। 6 हो गए, 7 हो गए, और ये 8 हो गए, इस टाइप से। और ये 2 हाफ फिल्ड हैं। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आपको देखना है। और 4p जो है अभी खाली है। तो अभी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि s भी खाली नहीं है। DsP2 का तो कोई चांस ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि निकल एटम, या इसमें निकल आयन नहीं लेना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है? 0 है। तो हमें यहीं पर कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम इस 4s को कैसे खाली कर लें। अगर 4s खाली हो जाएगा तो sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो पाएगी। तो वो देखते हैं कैसे हो सकता है। तो आप ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हम ऐसा इसमें इमेजिन कर लेते हैं कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं इस तरह से। अभी आप देखिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, और ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से शिफ्टिंग इनकी हो जाए तो ये ऐसे हो सकता है, और यहाँ पर ये s खाली हो जाएगा। तो अब जो है एक s और 3p मिलकर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो ये जो हाइब्रिडेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी।
तो इसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स। तो ये कम्प्लेक्स क्या है, NiCO4। तो इसमें D में जो 3D है इसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या हैं, ये सारे पेयर्ड ही हैं। और यहाँ पर और ये जो 4 ऑर्बिटल हैं जो खाली हैं, यहाँ पर जो है CO जो है अपना लिगेंड जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं क्रॉस से। तो इस तरह से हम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे यहाँ पर शो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं चारों, ये डोनेटेड बाई लिगेंड हैं जो CO लिगेंड यहाँ पर है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट लाइन है इसमें आपको देखना है कि कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो आप यहाँ से 3D से लेकर 4s और 4p में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड होने से इसकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो आपको पता है कि क्या हम इसमें लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर रहेगी इसकी डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। और शेप भी है, आप इसमें देख सकते हैं। शेप कैसे पता चलेगी आपको, हाइब्रिडेशन से, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसकी शेप होगी कैसी, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक नेचर, शेप, हाइब्रिडेशन, तो ये सब चीज़ें आपको इस कॉम्प्लेक्स में बतानी होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव। निकल का ये क्लोराइड आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है 2 नेगेटिव वाला, तो इसकी फॉर्मेशन हमें डिस्कस करनी है। तो आप पहले की तरह निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। तो वो क्या होगा, आर्गन और 4s2 3d8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल का फाइंड आउट करना है। तो x मानकर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, +2। तो वो आप फाइंड आउट करके देख लेना। तो सबसे पहले जो है हम निकल एटम की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो आपको पता है कि ये पहले जो है 5 ऑर्बिटल ये 3d हैं और आगे 4s हैं और उसके आगे 4p हैं। तो आपको यहाँ देख रहे हो कि D में पहले की तरह 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस टाइप से ये ऐसे हो गया। तो ये लास्ट में जो है ये 4p है। आगे आप देखिए कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 पॉजिटिव है। तो हमें अब निकल 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो वो कहाँ से करेंगे, तो वो 4s से करेंगे। तो बाकी D के हम एज इट इज़ बना देते हैं जितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से, और 4s हो गया खाली। तो यहाँ पर आप एक s और 3p खाली हैं, तो sp3 हाइब्रिडेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी सोच लीजिए कि ये जो D के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है D में, वो इसको पीछे करके यहाँ D खाली करना भी पॉसिबल है। और हम DsP2 भी हाइब्रिडेशन ले सकते थे, लेकिन हम लेंगे नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर D में जो 2 हाफ फील्ड है, तो इसमें पेयरिंग जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है एक वीक लिगेंड माना जाता है। तो आपको पहले बताया था कि हैलाइड्स जितने भी होते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब वीक लिगेंड होते हैं और वाटर भी वीक लिगेंड होता है। तो यहाँ पर हम पेयरिंग नहीं करेंगे और हम ये S और 3p ही हाइब्रिडेशन में यूज़ करेंगे। और हाइब्रिडेशन हम कौन सी करेंगे इस केस में, sp3। तो ये जो 3d है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं वो हम एज इट इज़ डाल देते हैं, और एक s और 3p जो खाली हैं तो इनको हम क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो जाएंगे। यहाँ पर जो है लिगेंड जो क्लोराइड आयन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख लेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो अब दोबारा से हम इलेक्ट्रॉन जो है एज इट इज़ डाल देते हैं, और ये 2 हाफ फील्ड ही होंगे। और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं आपको पता है कि उसको हम कैसे शो करते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के होते हैं उसको ऐसे क्रॉस से शो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो चारों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हैं, फ्रॉम क्लोराइड आयन है। तो 4 क्लोराइड आयन है, उन्होंने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हैं। इस तरह से NiCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और नोट करनी है कि इसकी शेप कैसी है और इसकी मैग्नेटिक नेचर जो है वो कैसी है। तो मैग्नेटिक नेचर तो कैसे पता चलती है, जब आप यहाँ 3d 4s और 4p में देखते हैं, अगर कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है तो फिर उसकी
मैग्नेटिक नेचर जो है वो कैसी हो जाती है, वो होती है पैरामैग्नेटिक, अगर कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और शेप जो आपको बतानी है वो किस बेस पे बताएंगे आप, हाइब्रिडेशन के बेस पर। तो आपको पता है कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो शेप कैसी रहती है, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर, शेप, हाइब्रिडेशन ये आपको बतानी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ये 7th नंबर पर। ये फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव है। पहले में यहाँ Cn की जगह पे Cl था, क्लोराइड आयन, तो ये साइनाइड है। तो इस कॉम्प्लेक्स में और पहले वाले में क्या डिफरेंस है ये आपको नोट करना है। अभी तो हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं पहले की तरह। तो आर्गन 4s2 3d8 और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, तो वो भी +2 ही आएगा। तो आपको पता है कि ये 3d है और ये 4s है और आगे क्या है 4p। तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही डाल देंगे जैसे पहले डाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p जो है अभी खाली है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें निकल 2 पॉजिटिव आयन ही लेना है। तो पहले की तरह हम 4 स्टेप ही लेंगे। तो 2 पॉजिटिव के लिए आपको ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो 4s वाले हैं ये हमें कम करने हैं और d में इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहने देंगे जितने भी हैं। तो वो 2 इसमें हाफ फिल्ड हैं और बाकी सारे जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड हैं ऑर्बिटल। और 4s अब खाली हो गया है क्योंकि अब हम निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम sp3 हाइब्रिडेशन लेना पॉसिबल है। एक हम देख लेते हैं कि d ऑर्बिटल खाली हो सकता है या नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये d का जो लास्ट वाला हाफ फील्ड है इसको हम पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर लिगेंड क्लोराइड आयन था तब हमने इसको पीछे शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि वो वीक लिगेंड था और साइनाइड आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से पेयरिंग जो है वो ज़रूर करेंगे इस केस में, साइनाइड के केस में। तब देखना है कि ये कैसा इसका बनता है और हाइब्रिडेशन क्या होती है। तो ये d ऑर्बिटल खाली हो गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक इस d ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे, एक s और p के 2 यूज़ करेंगे, लास्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हाइब्रिडेशन जो हो गई है वो dsp2 हाइब्रिडेशन हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, dsp2 हाइब्रिडेशन। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक d है और एक s है और 2 p हैं, यहाँ पर इनको हम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो 4th स्टेप हमारा है फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन d में पहले की तरह जितने हैं वो डाल देंगे और एक d ऑर्बिटल खाली है, एक s और 3 p है, लेकिन हमें उसमें से यूज़ क्या करना है, 2 ही यूज़ करने हैं। तो ये Cn लिगेंड अपने लोन पेयर जो हैं लेकर यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स को कम्प्लीटली फिल्ड कर देगा, ओवरलैप कर देगा। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है हम हमेशा ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या इसमें नोट करना है, तो एक तो आपको देखना है शेप और एक देखना है उसका मैग्नेटिक नेचर कैसी है। तो शेप जो है क्योंकि हाइब्रिडेशन dsp2 है तो उसके हिसाब से जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर होगी। और मैग्नेटिक नेचर जो है आप यहाँ से यहाँ तक देखकर बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक नेचर इसकी क्या होगी, डायमैग्नेटिक। जो पहले आपने कॉम्प्लेक्स किया था क्लोराइड आयन वाला वो पैरामैग्नेटिक था। तो इन दोनों को आपने ध्यान से समझ लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले तो आपको क्या करना है, कॉपर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेनी है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा कितना होता है, 29। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होगा कि थोड़ा एक्सेप्शनल होती है। तो वो क्या होती है, 4s1 3d10। तो इस तरह से ये 29 बन जाएंगे क्योंकि 18 तो आर्गन है। और यहाँ पर आपको और क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का इस कॉम्प्लेक्स में कितना है। ये जो कॉम्प्लेक्स है तो वो आपके पास 2 पॉजिटिव ही आएगा, वो आपको चेक कर लेना है। तो कॉपर एटम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो पहले 3d ऑर्बिटल, फिर 4s और लास्ट में 4p होगा। तो d में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर d में हम कॉपर एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन d में डाल देते हैं। तो ये इस तरह से सारे जो 5 के 5 ऑर्बिटल हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे इस टाइप से। और 4s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन
होता है और 4p में कोई नहीं है। अब हम कॉपर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव है तो इसलिए हमें आयन भी यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आप 4s से कम कर देंगे, एक d से। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते जाएंगे ऐसे, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको d से कम करना है, एक 4s से कम करना है, तो इस टाइप से यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की। अब आपको देखना है कि हाइब्रिडेशन क्या हो सकती है। तो हाइब्रिडेशन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो या तो dsp2 होती है या फिर sp3। तो d खाली हो सकता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ये जो d में एक हाफ फिल्ड है तो ये आगे कहीं इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सारे जो हैं ऑर्बिटल ऑलरेडी पेयर्ड हैं। तो यहाँ पर dsp2 आपको लगता है कि नहीं होगी और आप यहाँ पर sp3 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें sp3 हाइब्रिडेशन कर दी तो क्या होगा, sp3 की शेप टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन एक्सरे एनालिसिस से ये बात आपको नोट कर लेनी है कि CuNH3 इस कॉम्प्लेक्स की शेप जो है वो देखी जा चुकी है और वो स्क्वायर प्लेनर ही है और टेट्राहेड्रल नहीं है। जब इसकी शेप प्रैक्टिकली देखी जा चुकी है कि टेट्राहेड्रल नहीं है तो इसका मतलब हमें इसमें sp3 हाइब्रिडेशन नहीं करनी है और इस केस में हमें dsp2 हाइब्रिडेशन ही करनी पड़ेगी। तो ये d यहाँ पर खाली कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में। तो अभी देखते हैं कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको खाली तो करेंगे ही करेंगे और हाइब्रिडेशन भी क्या करने वाले हैं, हम dsp2 ही करेंगे। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का होगा क्या, तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला केस जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये इसका एक्सेप्शनल है। बाकी किसी केस में ऐसा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में शिफ्ट नहीं किया इलेक्ट्रॉन को पीछे। तो इस केस में आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि हाइब्रिडेशन जो है वो dsp2 है। आगे जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 पॉजिटिव करना है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसी में आपको लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल करने हैं। ये यहाँ D से लेकर sp2 तक। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपको याद है कि हम इस तरह से क्रॉस मार्क से दिखाते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से शिफ्ट होकर आया था 3D से वो यहाँ पर है। तो इस तरह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम जो है ये लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है, NH3, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें लास्ट में लिखनी होती है, एक तो शेप लिखनी होती है और एक क्या लिखते हैं आप, मैग्नेटिक नेचर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेप जो है वो कौन सी होने वाली है, क्योंकि हाइब्रिडेशन dsp2 हुई है तो शेप आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर ही लिखेंगे। और इस केस में टेट्राहेड्रल नहीं है। और मैग्नेटिक नेचर आप देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पेयर्ड। लेकिन अगर आप लास्ट में देखते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है। तो उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक नेचर होगी वो कैसी होगी, वो आपको नोट करना है कि वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से इस एग्जांपल को स्टडी करना है और इसकी शेप को खास तौर से ध्यान रखना है कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट करना है और हाइब्रिडेशन dsp2 ही होगी और शेप स्क्वायर प्लेनर ही होगी। आगे देखते हैं ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो अभी हमने ये कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए हैं, जो पिछले लेक्चर में किए थे और जो नहीं भी किए थे, वो सारे जो हैं इस टेबल में यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जैसे ये फर्स्ट नंबर पर दिया है CrNH3 पॉजिटिव, इसमें dsp2 D2sp3 हाइब्रिडेशन है, शेप ऑक्टाहेड्रल है और नेचर इसकी क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स जो है आपको स्टडी कर लेना है। इसमें हाइब्रिडेशन, शेप और मैग्नेटिक नेचर कैसी रहती है, इस तरह से ये Fe6 नेगेटिव जो है ये भी आप स्टडी करेंगे। हाइब्रिडेशन इसमें भी D2sp3 है, शेप ऑक्टाहेड्रल है और मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक ही है। लेकिन इसमें जो है ये 4 नेगेटिव है, तो इसमें भी क्या होगा, इस तरह से ये आप सारे शेप्स जो हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक यहाँ पे हैं और उसके बाद 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की जो शेप्स हैं ये सब आपको स्टडी कर लेनी है। और लास्ट वाला
वाला जो एग्जांपल है ये आपने खास तौर से ध्यान रखना है कि इसकी शेप जो है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर। और लास्ट में आपको स्टडी करना है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी जो आपने स्टडी की है इस बेस पर काफ़ी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। तो इसमें लिमिटेशंस क्या रहती हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो इससे पता चलता है, लेकिन डिटेल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस थ्योरी में नहीं आती हैं, वो अगली थ्योरी में आ जाती हैं। और सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है ये भी नेक्स्ट थ्योरी में हो जाता है। इस थ्योरी में कॉम्प्लेक्स के कलर का कोई आइडिया नहीं हो पाता है। और इस तरह से थर्ड पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्पेक्ट्रा, कलर वगैरह ये सब आपस में रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनकी शेप्स का भी स्पेक्ट्रा से रिलेशन रहता है, तो उसके बारे में इस थ्योरी में कोई आइडिया नहीं दिया गया है। और फोर्थ पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। कोई कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल क्यों है और आउटर ऑर्बिटल क्यों है ये भी इस थ्योरी में पता नहीं चलता है। तो आपने इसमें को पहले भी स्टडी किया है कि इनर ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, लो स्पिन होता है, और आउटर ऑर्बिटल जो है वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है। तो लिगेंड जैसे आपने सुना है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है और उससे वो लो स्पिन बन जाता है और इनर ऑर्बिटल हो जाता है। और इसी तरह से वाटर जो है वो क्या होता है, वो एक वीक लिगेंड कहलाता है और उसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं होते, तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हाई स्पिन होता है। तो इस तरह से ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है और किस बेस पर ऐसा होता है, ये सब इस थ्योरी में क्लियर नहीं होता है। जबकि अगली थ्योरी में ये हो जाता है कि किस बेस पर ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाटर जो है वीक है। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये सारे लिमिटेशंस के पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। और जो एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग में कराए गए हैं, चाहे वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, चाहे वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, वो सब आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं।